लंग्स इन अनचेंज्ड फॉर्म। तो जब आप हमारी बॉडी में जनरल एनेस्थेटिक जाता है तो क्या होता है, लंग्स में वो जाएगा, लंग्स के थ्रू ही अनचेंज्ड फॉर्म में वो एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी से। लंग की एल्वेलाई में डिजोल्व होगा, फिर सांस के द्वारा लंग्स के थ्रू ही आपको वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट बॉडी में हो जाएगा। चैनल ऑफ अब्जॉर्प्शन बिकम चैनल ऑफ एलिमिनेशन। तो चैनल ऑफ अब्जॉर्प्शन क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे किसकी बात हुई है, यहाँ पे बात हो रही है इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक, जो आप इनहेल करते हो, सांस के द्वारा अंदर लेके जाते हो। इनहेलेशन जब होता है तो लंग्स पार्टिसिपेट करता है इनहेलेशन में, क्योंकि सांस तो जो ऑक्सीजन अब्जॉर्व होगी, जो आप हवा लेते हो अंदर खींचते हो ऑक्सीजन, वो तो फाइनली लंग्स में ही जाएगी। तो ऑक्सीजन में घुल के जनरल एनेस्थेटिक जो भी आपकी बॉडी के अंदर गया है वो क्या होगा, वहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। जर्नली एंटर एंड परसिस्ट इन एडिपोज टिश्यू फॉर लॉन्ग पीरियड्स, हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड लो ब्लड फ्लो। तो क्या कहा है कि जो ये वाले जनरल एनेस्थेटिक है जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब वो लिपिड में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबिलिटी जिनकी बहुत ज्यादा है, जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है वो क्या हो जाएंगे, एडिपोज टिश्यू, जो आपके फैटी टिश्यूज हैं जिसमें फैट अब्जॉर्प्शन होती है, फैट रहती है, एडिपोज टिश्यू में वो क्या होंगे, वो वहीं पे एंटर हो जाएंगे एडिपोज टिश्यू में और वहीं पे काफी समय के लिए रहेंगे। मसल्स बिकम इंटरमीडिएट इन दैट प्रोसेस, मसल्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इतना ज्यादा। एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड एक्सेप्ट हैलोथेन, हैलोथेन के अलावा बाकी सारे जो एक्सक्रीट हो जाते हैं अनचेंज्ड फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाते हैं, मतलब उनके मेटाबोलाइट नहीं बनते। Recovery may be delayed in prolonged anesthesia for highly lipid soluble agents। तो जो है, जो highly lipid soluble agents हैं उनकी जो एलिमिनेशन है वो थोड़ी लेट हो जाती है, क्योंकि वो सॉल्युबल वहीं पे सॉल्युबल होने के बाद वो काफी टाइम वहां पे रहते हैं। नेक्स्ट है सेकंड गैस इफेक्ट सीन ओनली विद N2O। तो अगर N2O जो कि हमारा गैस है, इनहेलेशन एनेस्थेटिक एक्ट करता है, initially more and more gas will go to blood irrespective of tidal volume or minute volume because patient is ventilated. For example, N2O and halogen are given as mixture। तो इन्होंने यहाँ पर tidal volume और minute volume की बात की है। एक मिनट वेट करना। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, फिर से शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। तो यहाँ पे गैस की बात की गई है, जो गैस है हमारी हमारे ब्लड के टिडल वॉल्यूम की और माइन्यूट वॉल्यूम की बात की गई है। अगर पेशेंट वेंटिलेटेड है, ये टिडल वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। N2O will be sucked in fast in a few minutes carrying along halogen at the same rate। अच्छा,
जब हमने पिछली बार पढ़ा था N2O इनहेलेशन, हमने पढ़ा था कि क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं जब कोई होता है ओटी में। तो सबसे पहले N2O जो यहाँ पे है, ये पहली स्टेज पे नहीं दिया जाता। आपको पता है पहली स्टेज पे तो स्ट्रॉन्ग जनरल एनेस्थेटिक ही बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है, क्योंकि हमें जल्दी एक्शन चाहिए। हम चाहते हैं पेशेंट जल्दी अनकॉन्शियस हो जाए, हमारी सर्जरी जल्दी स्टार्ट हो जाए, पेशेंट की बॉडी जल्दी रिलैक्स हो जाए और पेशेंट को मतलब जो है पेन वगैरह ना फील हो, इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग जनरल एनेस्थेटिक जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। NO2 हम कब एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं उसका इफेक्ट कभी ना कभी तो खत्म होगा ही ना। मान लो आपका जो ऑपरेशन है वो लंबा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको वो कंडीशन मेंटेन भी तो करके रखनी है। अब बार बार एक ही एनेस्थेटिक हम नहीं दे सकते, ठीक है, टॉक्सिक हो सकता है, रिस्की हो सकता है, हमें इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं चाहिए। और दूसरा, क्योंकि अगर हम एडमिनिस्टर कर देंगे दूसरा एनेस्थेटिक, मान लो ये पहली बार स्ट्रॉन्ग दे दिया, उसके बाद उसका इफेक्ट खत्म हो गया, तो नेक्स्ट टाइम उसका इफेक्ट शो होने में भी तो टाइम लगेगा। बार बार वो कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार पेशेंट कॉन्शियस हो गया तो दूसरी बार उसको उसी टेक्निक से जनरल एनेस्थेटिक स्ट्रॉन्ग देने का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे एनेस्थेटिक जैसे इनहेलेशन एनेस्थेटिक, तो ये क्या है, NO2 इनहेलेशन एनेस्थेटिक, मतलब पेशेंट की जो पेशेंट सांस ले रहा है उसी हवा में इनहेलेशन एनेस्थेटिक हम उसी हवा के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर करवाते रहेंगे, ताकि जिस स्टेट में वो अभी है ड्यू टू प्रीवियस इंजेक्शन ऑफ एनेस्थेटिक, जिस स्टेट में वो अभी है वो स्टेट मेंटेन रहे। इसी की बात की गई है यहाँ पे कि इंडक्शन, अगर पेशेंट वेंटिलेशन में है, पेशेंट को सांस देने की जरूरत है, मतलब वेंटिलेटर चालू किया गया है, पेशेंट को सांस भी अच्छे से नहीं आ रही है, हम उसको सांस दे रहे हैं, तब हम ये एनेस्थेटिक जो है तब ये एनेस्थेटिक जो है हम उसको देते रहते हैं। डिफ्यूजन हाइपोक्सिया, यहाँ पे एक टर्म यूज की है डिफ्यूजन हाइपोक्सिया, जहाँ पे ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम हो जाती है, तो हमें साथ साथ एनेस्थेटिक एजेंट्स के साथ साथ हमें क्या देना पड़ता है, हमें ऑक्सीजन भी उसको देनी पड़ती है। ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड एंड हाइपोक्सिया अकर इन लो कार्डियोपल्मोनरी पेशेंट्स, जिसकी किडनीज, जिसके हार्ट जिसका मतलब हार्ट पल्मोनरी पेशेंट्स जो है, हार्ट के पेशेंट हैं, जिनकी किडनीज, जो किडनी के पेशेंट हैं, क्योंकि हार्ट एक्टिविटी को भी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑक्सीजन की जरूरत तो हमारी बॉडी के हर टिश्यू, हर ऑर्गन को है। तो जो पेशेंट्स हैं जिनको कोई कार्डियक डिजीज है, जिनको कोई पल्मोनरी डिजीज है, उनको ऑक्सीजन उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी रहने की मतलब बहुत ज्यादा केसेस रहते हैं कि उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो हमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी उनको मेंटेन करनी पड़ती है। इसका ट्रीटमेंट यही है, ऑक्सीजन इनहेलेशन, उनको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी ऑपरेशन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स फॉर पेशेंट। इट शुड बी प्लीजेंट, मतलब पेशेंट जब इसको एडमिनिस्टर करे तो फिर उसको अच्छा फील हो, वेलबींग फील हो, नॉन इरिटेटिंग, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, नॉन इरिटेटिंग, किसी भी मेम्ब्रेन के ऊपर इसका इरिटेशन इफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी सेल के ऊपर, ये नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, एंड शुड नॉट कॉज नाउजिया एंड वॉमिटिंग, और ये नाउजिया और वॉमिटिंग नहीं कॉज करना चाहिए पेशेंट में। नाउजिया मतलब जब उसको फीलिंग होती है कि उल्टी आने वाली है लेकिन आती नहीं है, और वॉमिटिंग जब वो वॉमिट करता है। सो पेशेंट को नाउजिया वॉमिटिंग फीलिंग नहीं आनी चाहिए, पेशेंट को प्लीजेंट इफेक्ट होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, और दूसरा इंडक्शन एंड रिकवरी शुड बी फास्ट। हाँ, इसको जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको एक्शन भी अपना फास्ट शो करना चाहिए और रिकवरी भी फास्ट होनी चाहिए, मतलब ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जनरल एनेस्थेटिक में। मतलब जनरल एनेस्थेटिक ऐसा होना चाहिए कि जब बॉडी में एडमिनिस्टर करे तो उसका जो काम है वो भी जल्दी से स्टार्ट कर दे, और जब काम खत्म हो गया, हमारी सर्जरी खत्म हो गई, तब वो अपना इफेक्ट जो है वो भी जल्दी से उसका खत्म हो जाए। सर्जन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज,
सर्जन क्या चाहेगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो जनरल एनेस्थेटिक में? सर्जन चाहेगा एनाल्जीसिया हो, मतलब पेन किलर हो। पेशेंट को अगर हम लगाएं तो वो ऐसी कंडीशन पैदा कर दे कि पेशेंट को पेन जो है, प्रोसीजर पेन ना हो प्रोसीजर में। इमोबिलिटी, पेशेंट मतलब मूव ना कर पाए, इमोबिलाइज हो जाए। एंड मसल रिलैक्सेशन, और उसके मसल जो है वो क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। नॉन एक्सप्लोसिव एंड नॉन इनफ्लेमेबल, मतलब उसको एक्सप्लोसिव नहीं होना चाहिए, फायर कैच करने वाला नहीं होना चाहिए। हम इजीली उसको स्टोर करके रख सकते हैं, हम इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एनेस्थेटिक, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नो फॉल इन बीपी, मतलब उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है ब्रॉड होनी चाहिए। मार्जिन मतलब सेफ्टी लेवल जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए वो। और नो फॉल इन बीपी, बीपी जो है ब्लड प्रेशर में कोई ज्यादा फॉल नहीं होना चाहिए। आल्दो फ्लक्चुएट होता है ब्लड किसी भी सर्जिकल ऑपरेशन में, लेकिन वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं होना चाहिए कि पेशेंट की डेथ ही हो जाए। हार्ट, लिवर एंड अदर ऑर्गन्स नो इफेक्ट, तो कोई कोई एनेस्थेटिक्स ऐसे भी हैं जो हार्ट, लिवर और बॉडी के अदर ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऑर्गन जो है उनके ऊपर उनका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं, और वो फेल हो जाते हैं ऑर्गन, टॉक्सिक लेवल की वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो आइडियल जनरल एनेस्थेटिक वही है जो अदर ऑर्गन के ऊपर इसका इफेक्ट क्या हो, ना हो। पोटेंट होना चाहिए, पोटेंट मतलब थोड़ी सी डोज में ही इसका बहुत ज्यादा एक्शन होना चाहिए, थोड़ी सी डोज में ही पोटेंट होना चाहिए। चीप, स्टेबल एंड इजीली स्टोर, चीप होना चाहिए, सस्ता, स्टेबल होना चाहिए, कोई इनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इसको इजीली हम स्टोर करके रख सकें। शुड नॉट रिएक्ट विद रबर ट्यूबिंग और सोडा लाइम, अच्छा अगर हम इसको किसी बॉटल में स्टोर करके रखें तो ना तो बॉटल के मटेरियल से, ना बॉटल की कैप से इसका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया शुड बी पॉसिबल, मतलब ये डोज डिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम जितने लेवल तक, जितने डेप्थ तक चाहते हैं कि एनेस्थीसिया जितनी स्टेज, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये स्टेज हम चाहते हैं इंड्यूस करवाना, तो इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब ये तीनों स्टेज इंड्यूस करवाने में एक्टिव होना चाहिए। इनहेलेशन एनेस्थीसिया ऐसे देते हैं जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, पंप के थ्रू, ये हमने कर दिए थे एजेंट्स। अच्छा, ये शायद नहीं की थी प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, अब देखो जनरल एनेस्थेटिक की बात हो रही है, मतलब मेजर सर्जरीज की बात हो रही है, लंबे ऑपरेशन की बात हो रही है, तो क्या होगा, एक प्रोसीजर जो है, एक प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करना पड़ता है हर सर्जन को, हर डॉक्टर को। ऐसा नहीं है कि जनरल एनेस्थेटिक बहुत अच्छा है, हमने अप्लाई कर दिया और ऑपरेशन कर दिया, ऐसा नहीं है। एक प्रोटोकॉल होता है हर एक चीज का। तो उस प्रोटोकॉल में सबसे पहले प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, मतलब आपके बहुत सारे चेकअप होते हैं, आपको सर्जरी से पहले भी बहुत चीजें, बहुत मेडिसिन देनी होती हैं जो हेल्प करती हैं ताकि आपकी सर्जरी जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन वही है जो आपको एनेस्थीसिया दे कंडीशन से पहले, मतलब एनेस्थेटिक एजेंट देने से पहले जो मेडिकेशन दी जाती है, दैट इज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। डेफिनेशन है, it is the term applied to use of drug prior to the administration of an anesthetic agent to make anesthesia safer and more agreeable to the patient। हाँ, ये वही है जो जैसे मैंने बताया ही है अभी, एनेस्थेटिक एजेंट एंड यूज करवाने से पहले जो दी जाती है। इसका एम क्या है, रिलीफ ऑफ एंजाइटी, अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो उसको रिलीव कर देगा। एमनीजिया फॉर प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव लीजन, एमनीजिया मतलब उसका जो है मेमोरी जो लॉस है वो कर देगा, मतलब उसको इतना ज्यादा रिमेम्बरेबल नहीं रहेगा कि सर्जरी से पहले क्या हुआ, सर्जरी के बाद क्या हुआ। एनाल्जेसिया,
पेन किलर, मतलब पेन जो है पेशेंट को एनाल्जेसिक इफेक्ट होना चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए। एनाल्जेसिया मीन्स पेनफुल, पेन इनहिबिशन, डिक्रीज सिक्रीशन। तो जो ऑल दी सिक्रीशंस है, चाहे वो स्लाइवा सिक्रीशंस है, ठीक है, चाहे बॉडी की अदर सिक्रीशंस हैं, तो वो कम होगी ड्यूरिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर। एंटी एमेटिक इफेक्ट वही है, वॉमिटिंग वगैरह, नोजिया वगैरह, वो खत्म नहीं होना चाहिए पेशेंट को। इसका एम ये है कि ये यूज करवाते हैं ताकि पेशेंट को ऑपरेशन के टाइम पे वॉमिटिंग ना हो, पेशेंट को ऑपरेशन के टाइम पे नोजिया वगैरह ना हो। डिक्रीज एसिडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक ट्यूब। हाँ, तो जो आपका एसिडिटी है, एसिड सिक्रीशन है स्टमक में, वो कम कर देगा, और जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जितने भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, उनकी सिक्रीशन को रोक देगा। तो ड्रग्स कौन कौन सी यूज करते हैं हम प्री एनेस्थेटिक कंडीशन में? हम पहले यूज करते हैं सेडेटिव एंड एंजियोलिटिक्स। एंजियोलिटिक्स जो है वो क्या है, एंजाइटी को कम करने के लिए यूज होते हैं। एग्जांपल है इसकी डायजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलाम, क्लोमिथाजीन। अगर आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास कोई है या आपकी फैमिली में कोई है, मोस्टली 80% जो होते हैं ना, जिनको कोई डिप्रेशन होता है या जिनको नींद वगैरह नहीं आती, तो ये डायजेपाम, लोराजेपाम की ये कॉमन सी मेडिकेशन है जो डॉक्टर को प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपने सोने से पहले लेनी है। मतलब ये स्लीप इंड्यूसिंग है, रिलैक्स कर देंगे आपके ब्रेन को। डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोजाजेपाम, मिडाजोलाम, ये सारी जो ड्रग्स हैं ये सेडेटिव ड्रग्स है, सेडेशन कॉज करती हैं। ओपियोइड्स, मॉर्फिन एंड इट्स कंजेनर्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, एट्रोपिन। मतलब एंटीकोलिनर्जिक मतलब जो आपकी कोलिनर्जिक सिक्रीशंस जो है, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उसको कम कर दे। एट्रोपिन जो है ये ड्राई सिक्रीशन कॉज करती है, मतलब सारी सिक्रीशंस को रोक देती है, सिक्रीशन नहीं हो पाती आपकी बॉडी में अगर एट्रोपिन आपकी बॉडी में है। H2 ब्लॉकर्स, H2 ब्लॉकर्स जो एसिडिटी को खत्म कर देंगे, एसिड बनने को कम कर देंगे, जैसे रेनिटीडीन है, फेमोटिडीन है, और भी कई एजेंट्स हैं एच ब्लॉकर्स जो हैं। एंटी एमेटिक्स जो हम वॉमिटिंग वगैरह को रोकने के लिए यूज करेंगे, दैट इज मीटोक्लोप्रामिड, डोमपेरिडोन, जेप्टाडोमपेरिडोन बहुत ही फेमस है, आपने शायद देखा होगा डोमपेरिडोन टैबलेट। रेनिटीडीन बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओमिप्राजोल, ओमिप्राजोल भी H2 ब्लॉकर है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल अप्रोच। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, सबसे पहले सारी स्टडीज, ऑपरेशन से पहले पेशेंट की सारी हिस्ट्री, सारी स्टडीज वगैरह होती हैं, और फिर क्या होता है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन देते हैं ऑपरेशन से पहले। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए, पेन वगैरह ना हो उसको खत्म करने के लिए। नेक्स्ट इंडक्शन बाय थायोपेंटोन और प्रोपोफोल, फिर उसके बाद एनेस्थेटिक एजेंट यूज करवाएंगे, फिर मसल रिलैक्स हो जाएंगे, फिर इंट्यूबेशन होगा, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, हम मतलब उस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड और हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन देंगे। देन विथड्रॉ द ड्रग एंड रिकवरी, उसके बाद ड्रग जो है वो रिकवर हो, पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट, आज जो हम 3 एनेस्थेटिक एजेंट्स हमने उस दिन किए थे, जो जिनका जनरल एनेस्थेटिक कैटेगरी में जो आते थे, और 3 जो है हम आज करेंगे। 6 टोटल इसमें ड्रग। देखो, जिन आपने केमिकल स्ट्रक्चर और IUPAC ये उसी का करना है जिसके ऊपर स्टार दिया हुआ है, स्ट्रक्चर आपको सिर्फ उसी की करनी है, लेकिन मैं आपको सारे जो जनरल एनेस्थेटिक हम स्टडी करेंगे सबकी स्ट्रक्चर बताऊंगी, क्योंकि ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप अगर अपने कर सकते हो सभी की, तो दैट्स वेल, गुड एंड वेल, बट अगर नहीं कर सकते तो जिनके ऊपर आपके सिलेबस में स्टार लगा हुआ है उनकी तो आपको करनी ही करनी है स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट इज साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो वर्ड ही एंटीसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। आपको पता है IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए जो बेसिक
आपको पता होना चाहिए, एक कार्बन चेन है तो मिथ, दो कार्बन चेन है तो इथ, तीन कार्बन है प्रॉप, चार है ब्यूट, पांच पेंट, और छह है तो हेड्स, सात है तो ऑक्ट, नौ है तो नोन, और 10 है तो डेथ। ये आपको एक बार रिवाइज करना अपनी +2 की केमिस्ट्री की बुक से, +1 +2 की केमिस्ट्री की बुक लेना और देखना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किसमें है, ये आपको पता होना चाहिए। साइक्लोप्रोपेन, जैसे साइक्लो मतलब साइकिल है और प्रोपेन मतलब तीन कार्बन, प्रॉप और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड है सभी में, आप देख सकते हो यहाँ पे सभी में सिंगल बॉन्ड है, तीन कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे देखो सभी जगह कार्बन की तीन कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं और बाकी के दो बॉन्ड उन्होंने H के साथ बनाए हुए हैं। अगर इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो C3 तीन कार्बन है और H कितने हैं, 6 है, C3H6। ठीक है, नेक्स्ट है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन की हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही मतलब स्टडी इसके ऊपर बहुत ज्यादा हुई है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, साइक्लोप्रोपेन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन जर्मनी इन 1882 बाय फ्रियोन, who also demonstrated its chemical structure C3H6. He didn't however discover its anesthetic properties. तो जर्मनी के साइंटिस्ट ने 1882 में उन्होंने इसको आइसोलेट किया था, किसी चीज से इसको बाहर निकाला था, इसको आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया उस चीज से। उसके बाद उन्होंने इसका केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता किया कि इसमें तीन कार्बन है, इसमें 6 H हैं, लेकिन उन्होंने इसकी एनेस्थेटिक एक्टिविटी स्टडी नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मतलब इसकी एनेस्थेटिक एक्टिविटी है, उन्होंने इसकी स्टडी नहीं की, उनको इसका पता नहीं चला। सो 1882 में इसकी डिस्कवरी हुई। फिर क्या हुआ, फिर 1928 मतलब देखो कितने सालों बाद, 1928 में हेंडरसन एंड लुकास, टोरंटो में थे हेंडरसन एंड लुकास साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोपाइलीन और when Henderson and Lucas of Toronto in investigating contaminants of propylene, another anesthetic with undesirable side effects and itself an isomer of cyclopropene, found that the supposed cause of cardiac disturbance was in reality a better and less toxic anesthetic. तो हेडरसन और जो लुकास टोरंटो के थे वो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे इसका एक आइसोमर लेके जो प्रोपाइलीन है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो ये साइक्लोप्रोपेन है इसकी जो एनेस्थेटिक एक्टिविटी है जो वो बेटर है, मतलब ये कार्डियक प्रॉब्लम्स नहीं कॉज करती। अगर हम कुछ जनरल एनेस्थेटिक जो थे जिनके साथ कॉम्प्लिकेशंस आती थी, मतलब कार्डियक प्रॉब्लम्स हो जाती थी, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती थी, फिर पल्मोनरी प्रॉब्लम्स हो जाती थी, लंग्स की प्रॉब्लम्स हो जाती थी। दिखा दो। सो जब साइक्लोप्रोपेन को यूज किया तो कार्डियक प्रॉब्लम्स जो थी वो उनकी कोई केस नहीं आया कार्डियक प्रॉब्लम्स का, तो इन्होंने कहा कि ये बेटर एनेस्थेटिक एजेंट है और लेस टॉक्सिक है। उसके बाद दे डेमोस्ट्रेटेड इट्स एनेस्थेटिक एक्टिविटी फर्स्ट ऑन एनिमल, तो उन्होंने सबसे पहले स्टडी की एनिमल्स के ऊपर, एंड देन बिफोर रिलीजिंग इट टू मेडिकल प्रोफेशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल दे एनेस्थाइज्ड ईच अदर। अब ये देखो हेंडरसन और लुकास सबसे पहले उन्होंने एनिमल्स पे स्टडी की, सबसे पहले उन्होंने एनेस्थेटिक एक्टिविटी की स्टडी की एनिमल्स पे, फिर उन्होंने एक दूसरे के ऊपर ये इंजेक्ट करके देखा कि क्या ये एनेस्थीसिया कॉज करता है, एंड डिटरमाइन द क्वांटिटीज नेसेसरी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू मैन। उसके बाद उन्होंने जब एक दूसरे को एनेस्थीसिया In 1933 में the first clinical trials of cyclopropane were made by Waters and his associates of University of Wisconsin। तो क्या हुआ, अब 1933 में क्या हुआ, फर्स्ट ट्रायल हुआ। उन्होंने ट्रायल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर इंजेक्शन लगाया, अपने ऊपर इंजेक्शन करके बताया कि हाँ इसकी एक्टिविटीज हैं,
लेकिन जब किसी मेडिकेशन को आप मार्केट में लेके आते हो, जब किसी मेडिसिन को आप मार्केट में लेके आते हो, तो उसके पहले आपको नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, विच इंक्लूड एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग लिया, उनके ऊपर आपने इंजेक्ट करके देख लिया या उनके ऊपर आपने स्टडी करके देख ली और आपने फिर बता दिया कि हाँ एक्टिविटी है, ये भी नहीं है। आपको नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, आपको ट्रायल्स करने पड़ते हैं, फेज ट्रायल्स की वेरियस फेजेस हैं, वो सारी फॉलो करनी पड़ती है, फॉलो करना पड़ता है। फिर उसके बाद रिजल्ट्स देखते हैं, रिजल्ट्स अगर सेफ हैं तो वो ड्रग के ऊपर काम किया जाता है, तो वो ड्रग फॉर्मुलेट की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, फिर वो ड्रग रिलीज की जाती है। तो साइक्लोप्रोपेन जो है वो क्लिनिकल ट्रायल किसने की है? वाटर्स ने। वाटर्स जो है made by Waters and his associates of that year, Waters presented a preliminary report on its anesthetic properties in man. Rob Othman introduced it to England first in 1935 and since then its use has spread rapidly through the country. तो 1822 में ये डिस्कवर हुआ और 1935 में फाइनली इसको यूज मतलब इसकी एक्टिविटी जो है यूज करने फाउंड आउट हुई और ये पता चला कि इसको हम सेफली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। So cyclopropane is prepared commercially by reduction of trimethylene bromide in the presence of metallic zinc in ethyl alcohol. ethyl alcohol कैटालिस्ट है। दो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, एक है ट्राइमीथीन और ब्रोमाइड और दूसरा है हाइड्रोजन, क्योंकि रिडक्शन करवानी है। Second method है, it is also made commercially from propane in natural gas by progressive thermal chlorination. तो प्रोपेन की क्लोरीनेशन करवाने के बाद हम इसको साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको इस रूट को समझ के, एडमिनिस्ट्रेशन को समझ के हम इसके यूजेस समझ सकते हैं। फर्स्ट है owing to the high cost of cyclopropene as compared with other gaseous anesthetics, it is generally administered by means of some sort of closed circuit apparatus with total rebreathing and carbon dioxide absorption. There is danger of explosion associated with the cyclopropane oxygen mixture. Principal underlying carbon dioxide absorption is 60 supplying of sufficient oxygen necessary for patient's metabolic requirement and removal of resultant carbon dioxide. अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके लिए एक स्पेशल ऑपरेटस चाहिए होता है। और जब साइक्लोप्रोपेन को हम एडमिनिस्टर करते हैं, देखो इसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक्सप्लोजन जो है वो हो सकता है। सबसे पहले एक स्पेशल ऑपरेटस चाहिए हमें इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। दूसरा क्या है कि जब इसको साइक्लोप्रोपेन को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ मिक्सचर की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मिक्सचर की फॉर्म में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी में ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को है रिमूव होता रहता है बॉडी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? एट रूम टेम्परेचर इट इज कलरलेस गैस विद द कैरेक्टरिस्टिक नेफ्था लाइक ऑर्डर। कलरलेस है, ये गैस है और इसका ऑर्डर जो है नेफ्थीन लाइक है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 32 डिग्री सेल्सियस है एंड इट्स डेंसिटी 1.5 टाइम दैट ऑफ एयर। तो एयर की डेंसिटी से ये 1.5 टाइम्स इसकी डेंसिटी जो है 1.5 टाइम है एयर की डेंसिटी से। इट इज relatively inert chemical, तो ये इनर्ट है। इनर्ट मतलब ये रिएक्टिव नहीं है, नॉन रिएक्टिव है, इनसॉल्युबल है वाटर में, बट लिपिड्स वगैरह में ये सॉल्युबल है और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में सॉल्युबल है। इट liquefies at a pressure of 75 lb per square inch and as such is stored in cylinders. गैस है तो सिलेंडर्स में स्टोर की जाएगी, तो ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सिलेंडर में स्टोर होती है। कलरलेस है, नेफ्था लाइक इसका ऑर्डर है और क्या है? इनर्ट है, इनसॉल्युबल है वाटर में। यूजेस, अगर इसके यूजेस हम देखें तो इट इज अ नॉन इरिटेंट टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट इज द आइडियल एनेस्थेटिक इन थोरैकिक सर्जरी।
थोरैकिक सर्जरी, थोरैक्स की अगर सर्जरी हो, आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सर्जरी हो, तो ये नॉन इरिटेंट है, सेफली यूज कर सकते हैं. With cyclopropane in the presence of active pulmonary tuberculosis is no longer a contraindication to general anesthetic. It is suitable for thoracoplasty in pulmonary tuberculosis. Pulmonary tuberculosis में भी इसका जो है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं मतलब देखा गया कि ये कोई कॉम्प्लिकेशन कोज कर दे उन पेशेंट्स में जिनमें pulmonary tuberculosis है. तो इसको इजीली सेफ यूज किया जाता है. It is ideal in patients suffering from bronchitis or asthma who need an operation for some incurrent malady. तो bronchitis मतलब जो ब्रोंकस है आपका, उसकी इन्फ्लेमेशन हो या पेशेंट को अस्थमा हो, उनमें भी ये सेफली यूज किया जा सकता है जिनको सर्जरी की जरूरत है. The adequate oxygen supply with which cyclopropane is administered make it ideal anesthetic in case of cardiac decomposition, in anemia, in goiter, in several shock और toxic patients. क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है, इसको ऑक्सीजन मिक्सचर के साथ इसका मिक्सचर बना के इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, तभी कार्डियक डिसीजेस में या फिर ग्वाइटर में, एनीमिया में और पेशेंट्स वेरियस टॉक्सिक पेशेंट्स में इसको इंट्रोड्यूस करवाना इजी है, सेफ यूज है. इट इज द आइडियल एनेस्थेटिक इन मिडवाइफरी स्पेशली. हाँ, जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं अगर उनको टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम है तो वहां पे भी ये यूज किया जा सकता है सेफली. इट कॉज बेटर यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन, सो लेस पोस्टपार्टम हेमोरेज. तो यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन है, जब बेबी बर्थ होता है तो ये क्या है, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से जो बर्थ के बाद, बेबी के बर्थ के बाद जो वुमेन की बॉडी से ब्लड निकलना है वो कम चांसेस रहते हैं ब्लड निकलने की, एंड फ्यूर केसेस ऑफ रिटेन प्लेसेंटा दैट हैड बीन एक्सपीरियंस्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म. So when Wesley Bourne of Montreal gave its impression of value cyclopropane, तो उसने कहा, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ इंप्रेशंस दिए, उन्होंने इसकी स्टडी दी. सो अबडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन विद साइक्लोप्रोपेन. ऑक्सीजन दी जाती है, ये हमें भी पता है. सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन डिप्रेस नहीं होते, ब्लड सर्कुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है, रेस्पिरेशन वैसे की वैसे चलती है, और कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस नहीं होती. उसके बाद लिवर फंक्शन कोई खराब नहीं होता. उसके बाद क्विकली इजीली इसका एक्शन जो है इंड्यूस हो जाता है. उसके बाद सेटिस्फैक्टरी, मतलब हम फ्लेक्सिबल रहते हैं पेशेंट और रिकवर्ड होते हैं इजीली अनइवेंटफुली. तो अभी आपका जो है ये साइक्लोप्रोपेन ये खत्म हो गया है. जो नेक्स्ट रह गया है वो हम कल करेंगे. कल हमारे 2 एजेंट्स हम करेंगे, 2 एजेंट्स रहेंगे हमारे, ठीक है. तो आप जितना भी किया है वो थोड़ा आप देख लेना और कल के लिए थोड़ा प्रिपेयर हो जाना. कल हम 2 एजेंट्स जो जनरल एनेस्थेटिक के रह गए हैं वो करेंगे.